नमस्कार दोस्तों, देहरादून आकाशवाणी के इस काव्य गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। इस गोष्ठी में आज शामिल होने वाले कवि हैं प्रतिभा कटियार, जयप्रकाश त्रिपाठी जी, नरेश राजवंश जी और इस गोष्ठी का संचालन करती हुई मैं रंजीता सिंह फलक। इस गोष्ठी में सबसे पहली शुरुआत हम करेंगे कवित्री प्रतिभा कटियार से। प्रतिभा कटियार जी एक चर्चित नाम है। कविता के अलावा बाकी विधाओं में भी काफ़ी अच्छा लिखती रही हैं और विदेशी साहित्य का भी इन्होंने अच्छा अनुवाद किया है और उस पर इनकी किताबें आई हैं। तो प्रतिभा कटियार साहित्य का एक सुपरिचित चेहरा है। इनसे सुनते हैं इनकी कुछ कविताएं। नमस्कार। पहली कविता है कामकाजी औरतें। कामकाजी औरतें हड़बड़ी में निकलती हैं रोज सुबह घर से। कामकाजी औरतें हड़बड़ी में निकलती हैं रोज सुबह घर से। आधे रास्ते में याद आता है सिलेंडर नीचे से बंद किया या नहीं। वाह। उलझन में पड़ जाता है दिमाग, कहीं गीजर खुला तो नहीं रह गया। वाह। जल्दी में आधा सैंडविच छूटा ही रह जाता है मेज पर। कितनी ही जल्दी उठें और तेजी से निपटाएं काम, ऑफिस पहुंचने में देर हो ही जाती है। खिसियाई हंसी के साथ बैठती हैं अपनी सीट पर, बॉस के बुलावे पर सिहर जाती हैं। उस सिहरन को मुस्कुराहट में छुपाकर नाखूनों में फंसे आटे को निकालते हुए अटेंड करती हैं मीटिंग। बहुत अच्छे। काम करती हैं पूरी लगन से। बहुत बढ़िया। कामकाजी औरतें पूछना नहीं भूलती बच्चों का हाल, सास की दवाई के बारे में। उनके पास नहीं होता वक्त पान, सिगरेट या चाय के लिए बाहर जाने का। वाह। उस वक्त में वे जल्दी जल्दी निपटाती हैं काम, ताकि समय से काम खत्म करके घर के लिए निकल सके। क्या बात है। दिमाग में चल रही होती है सामान की लिस्ट, जो लेते हुए जाना है घर। दवाइयाँ, दूध, फल, राशन। कामकाजी औरतें ऑफिस से निकलने को होती ही हैं कि तय हो जाती है कोई मीटिंग। वे ऑफिस से निकलने को होती ही हैं कि तय हो जाती है कोई मीटिंग, जैसे देह से निचुड़ जाती है ऊर्जा। बच्चे की मनुहार जल्दी आने की रुलाई बन फूटती है वॉशरूम में। मुंह धोकर लेकर गहरी सांस शामिल होती हैं मीटिंग में। नज़र लगातार होती है घड़ी पर और जहन में होती है बच्चे की गुस्से से घूरती सूरत। साइलेंट मोड में पड़े फ़ोन पर आती रहती हैं ढेर सारी कॉल्स। दिल कड़ा करके वो ध्यान लगाती हैं मीटिंग में। कामकाजी औरतें घर पहुंचती हैं सामान से लदी फंदी। कामकाजी औरतें घर पहुंचती हैं सामान से लदी फंदी। देर होने के संकोच और अपराध बोध के साथ शिकायतों का एक अंबार खड़ा मिलता है घर पर। क्या बात है। जल्दी जल्दी फैले हुए घर को समेटते हुए, सबकी ज़रूरत का सामान देते हुए करती हैं डैमेज कंट्रोल। मन घबराया हुआ होता है कि कैसे बताएंगी घर पे टूर पे जाने की बात, कि कैसे बताएंगी घर पे टूर पे जाने की बात, कैसे मनाएंगी सबको, कैसे मैनेज होगा उनके बिना सब कुछ। ऑफिस में सोचती हैं कैसे मना करेंगी कि नहीं जा सकेंगी इस बार। वाह। ऑफिस में सोचती हैं कैसे मना करेंगी कि नहीं जा सकेंगी इस बार, कितनी बार कहेंगी घर की समस्या की बात। कामकाजी औरतें सुबह ढेर सा काम करके जाती हैं घर से कि शाम को आराम मिलेगा। रात को ढेर सारा काम करती हैं सोने से पहले कि सुबह हड़बड़ी ना हो। ऑफिस में तेजी से काम करती हैं कि घर समय पे पहुँचें और घर पर तेजी से काम करती हैं कि ऑफिस समय से पहुँचें। हर जगह सिर्फ काम को निपटाने की, जल्दी से निपटाने की हड़बड़ी में एक रोज़ मुस्कुरा देती हैं आईने में झांकते सफ़ेद बालों को देख। वाह। एक रोज़ मुस्कुरा देती हैं आईने में झांकते सफ़ेद बालों को देख। किसी मशीन में तब्दील हो चुकी कामकाजी औरतों से कहीं कोई खुश नहीं, न घर में, न दफ्तर में, न मोहल्ले में। वे खुद भी तो खुश नहीं खुद से। मुझसे कुछ ठीक से नहीं होता कि अपराध बोध से भरी कामकाजी औरतें भरभरा कर गिर पड़ती हैं किसी रोज़, और तब उनके साथी कहते हैं, ऐसा भी क्या खास करती हो जो इतना ड्रामा कर रही हो। किसी मशीन में बदल चुकी कामकाजी औरतें एक रोज़ तमाम तोहमतों से बेजार होकर जीना शुरू कर देती हैं। एक रोज़ तमाम तोहमतों से बेजार होकर जीना शुरू कर देती हैं, थोड़ा सा अपने लिए भी, और तब
लड़खड़ाने लगते हैं तमाम सामाजिक समीकरण। वाह, बहुत अच्छी। अच्छी कविता। एक रोज़। स्वागत है। एक रोज़ मैं पढ़ रही होंगी कोई कविता, ठीक उसी वक्त कहीं से कोई शब्द, शायद कविता से लेकर उधार, मेरे जूड़े में सजा दोगे तुम। एक रोज़ मैं लिख रही होंगी डायरी, तभी पीले पड़ चुके डायरी के पन्नों में मेरा मन बांध कर उड़ा ले जाओगे दूर गगन की छाँव में। एक रोज़ जब कोई आंसू आंखों में आकार ले रहा होगा, ठीक उसी वक्त अपने स्पर्श की छुअन से उसे मोती बना दोगे तुम। एक रोज़ पगडंडियों पर चलते हुए जब लड़खड़ाएंगे कदम, तो सिर्फ अपनी मुस्कुराहट से थाम लोगे तुम। एक रोज़ संगीत की मंद लहरियों को बीच में बाधित कर तुम बना लोगे रास्ता मुझ तक आने का। एक रोज़ जब मैं बंद कर रही होंगी पलकें हमेशा के लिए, तब न जाने कैसे खोल दोगे ज़िंदगी के सारे रास्ते। हम समझ नहीं पाएंगे, फिर भी दुनिया शायद इसे प्यार का नाम देगी एक रोज़। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीसरी कविता है इस जीवन में। स्वागत है। कितना कुछ होना था इस जीवन में जो हुआ ही नहीं, कितना कुछ था जो अधूरा छूट गया, कितनी शिकायतें जिनकी कभी सुनवाई न हुई, कितने रास्ते पथिकों के इंतज़ार में रहे, कितने सुख रखे रखे ऊँघते रहे और एक दिन उनके गालों पर झुर्रियाँ उगाईं। कितने सुख रखे रखे ऊँघते रहे और एक दिन उनके गालों पर झुर्रियाँ उगाईं। कितनी चुप्पियाँ शब्दों के ढेर के नीचे बेआवाज़ कराहती रहीं, कितनी चुप्पियाँ शब्दों के ढेर के नीचे बेआवाज़ कराहती रहीं। कितना कुछ होना था इस जीवन में जो हुआ ही नहीं, कि ढेर सपने होने थे सबकी आँखों में, कि ढेर सपने होने थे सबकी आँखों में, प्रेम के, मनुहार के, मेलजोल के, और उनमें झोंक दी गई हिंसा, घृणा, लिप्सा। कितने कदम चलना था साथ एक लय में, और बिना किसी लय के ही भागते रहे कदम। किसी के दुख में बैठना था उसके कंधे से सटकर चुपचाप, और हम तलाशते रहे शब्द। बहुत बढ़िया। और हम तलाशते रहे शब्द। हम एक ज़रा सी दूरी न तय कर सके, हम एक ज़रा सी दूरी न तय कर सके, जबकि कोई लांग कर चला गया समूचा जीवन, समूचा मोह। होना तो यह था कि उदास हथेलियों को लेकर अपने हाथ में कोई कहता कि मैं हूँ ना, और सचमुच जीवन में खिल उठता बसंत इन्हीं 3 शब्दों से। आहा। और सचमुच जीवन में खिल उठता बसंत इन्हीं 3 शब्दों से। लेकिन तमाम उम्र उम्मीद के टूटने की आवाज़ें बटोरने में गुजर गई। कितना कुछ होना था इस जीवन में जो हुआ ही नहीं। वाह, बहुत अच्छे। अभी हमने सुनी प्रतिभा कटियार जी की 3 बहुत ही संवेदनशील, भावपूर्ण और सशक्त कविताएं। इतनी अच्छी कविताएं सुनने के बाद अब मैं जिस कवि की ओर जाती हूँ उनका नाम है जयप्रकाश त्रिपाठी। साहित्य और पत्रकारिता दोनों में बराबर दखल रखने वाले जयप्रकाश त्रिपाठी जी एक वरिष्ठ कवि और पत्रकार हैं, और इनकी कई सारे कविता संग्रह आ चुके हैं और अपनी अच्छी कविताओं के लिए ये जाने जाते हैं। तो मेरा आग्रह है कि वो अपना पाठ करें। होली पे कुछ कविताएं प्रस्तुत हैं। स्वागत है। दोहे होली के और बसंत के भी। मंत्र मुग्ध अमराइयाँ चहक महक से गाँव। वाह, मंत्र मुग्ध अमराइयाँ चहक महक से गाँव, मंथर मंथर फिर रहा मौसम ठाव कुठाव। वाह, क्या बात है। आग बटोरे चांदनी नदी बटोरे धूप। आहा। आग बटोरे चांदनी नदी बटोरे धूप, हवा फागुनी बांध कर रात बटोरे रूप। वाह, बहुत अच्छे। पुड़िया बंधी अबीर की मौसम गया टटोल। पुड़िया बंधी अबीर की मौसम गया टटोल, पोर पोर पढ़ने लगे मन की पाती खोल। क्या बात है। नक्सिक उमर गुलाल की देख न थके अनंग। नक्सिक उमर गुलाल की देख न थके अनंग, पीत वसन रच बस लिए चहुदिस रंग बिरंग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फागुन चढ़ा मुड़ेर पर प्राण चढ़े आकाश। फागुन चढ़ा मुड़ेर पर प्राण चढ़े आकाश, ऋतु रानी के चित चढ़ा
ऋतुराजा मधुमास। बहुत सुंदर। अगली कविता है गरीबों की होली। बिना जंग के जैसे सीने में गोली, बिना जंग के जैसे सीने में गोली, गरीबों की होली, गरीबों की होली। इधर से सलाखें उधर से सलाखें, सुबकते सुबकते हुई लाल आँखें। क्या बात। सिलेंडर मिलेगा तो गुजिया बनेगी, आहा आहा। रखे रह गए ताक पर झोला झोली, गरीबों की होली, गरीबों की होली। न हलवा न पूरी मुकद्दर सन नहीं, थके पांव दोनों फटी चीत पनहीं। लिए हाथ में अपने झाड़ू या तसला, सुनाएं किसे जोक जीवन का मसला। न कुनबा न साथी संघाती न टोली, बिना आग राखी बिना रंग रोली, गरीबों की होली, गरीबों की होली। न मखमल का कुर्ता न मोती न हीरा, रटे रात दिन बस कबीरा कबीरा। रहा देखता सिर्फ सपने पुराने, नहीं जान पाया मनौती के माने। मुआ फाग बोले अमीरों की बोली, ये दिन कांत जैसे कहारों की डोली, गरीबों की होली, वाह वाह। गरीबों की होली। होली से ही जुड़ी हुई तीसरी रचना है भागो भागो रंग लिए महंगाई डायन आई है। भागो भागो रंग लिए महंगाई डायन आई है। बिना पिए त्योहार नशे में, भीखू अपरंपार नशे में। क्या बात। फांके से घर बार नशे में, चौचक कारोबार नशे में। जेब जेब को तंग किए महंगाई डायन आई है। भागो भागो रंग लिए महंगाई डायन आई है। नून तेल लकड़ी के मारे, घूम रहे सब बने बेचारे। वाह। नून तेल लकड़ी के मारे, घूम रहे सब बने बेचारे। 100 मोटर कार खड़ी हैं उनके अगवारे पिछवारे। वाह वाह। लगता जैसे जंग लिए महंगाई डायन आई है। भागो भागो रंग लिए महंगाई डायन आई है। इसी की चुहल जैसी एक और कविता मुँह लगे बतासे फागुन के। हाँ, सुनाए। देवर भाभी को करे तंग मुँह लगे बतासे फागुन के। वाह। वाह। देवर भाभी को करे तंग मुँह लगे बतासे फागुन के। मारे पिचकारी अंग अंग मुँह लगे बतासे फागुन के। वाह। गदराए मौसम का खुमार, सांकल खटकाए द्वार द्वार। चौकट चौबारे बजे चंग मुँह लगे बतासे फागुन के। मुँह लगे बतासे फागुन के। सीवानों में भी ताक झांक, गेहूं सरसों से लगी आँख। दाने दाने पर राग रंग मुँह लगे बतासे फागुन के। देवर भाभी को करे तंग मुँह लगे बतासे फागुन के। होरी है होरी है होरी, सबकी सबसे सीना जोरी। क्या बात। होरी है होरी है होरी, सबकी सबसे सीना जोरी। जितना जी आए करे तंग मुँह लगे बतासे फागुन के। देवर भाभी को करे तंग मुँह लगे बतासे फागुन के। फागुन का ही एक और गीत है फागुन के दिन आए। रंग में नहाए से फागुन के दिन आए, रूप में लजाए से फागुन के दिन आए। रंग में नहाए से फागुन के दिन आए, रूप में लजाए से फागुन के दिन आए। क्या बात है। चूनर धानी पहने, अंग अंग पर गहने। वाह। सरसों के क्या कहने, बेसुध बौराए से फागुन के दिन आए। रंग में नहाए से फागुन के दिन आए। बहुत सुंदर। कोई बहके सुदियों में रह रह के, थाम ले विदा कह के। पाहुन जब आए से फागुन के दिन आए। रंग में नहाए से फागुन के दिन आए। अभी हम लोग सुन रहे थे जयप्रकाश त्रिपाठी जी को। वसंत, फागुन और होली, इन सबको मिलाते हुए बहुत से अच्छी दोहे और कविताएं उन्होंने सुनाई। अब हमारे जो तीसरे कवि हैं वो हैं नरेश राजवंशी जी। वरिष्ठ कवि हैं, रुड़की से आए हैं और विष्णु प्रभाकर जी के करीबी रिश्तेदारों में होते हैं। तो एक ऐसे बहुत ही वरिष्ठ कवि को हम सभी अब सुनेंगे। नरेश जी से मेरा आग्रह है कि वो अपना पाठ करें। धन्यवाद बिटिया। मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ। पहले जी। हूँ किसी गरीब का लूटा हुआ चमन, वाह।
या कुंवारी रात की बिफरी हुई दुल्हन, तेरे बगैर जिंदगियों बन के रह गई, वाह जैसे किसी की लाश से उतरा हुआ कफन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और देखिए, एक गीत के आज्ञा चाह रहा हूँ। जी जी आजकल के युवा हृदयों में एक विस्फोट है समाज के प्रति, राजनीतिक चेतना के प्रति, उसी को व्यक्त किया है। अणु परीक्षण हो रहे हृदय में, जी दावा नल की गंध मले में, तो शंकाओं के हर कारण का समाधान कहाँ से दूंगा, मैं निदान कहाँ से दूंगा। वाह समय के शव पर आ बैठे हैं झुंड बना कर के अंधियारे, चाट रहे प्रकाश की काया कुछ धूमिल से चांद सितारे, जी और किन्नरियां सी खड़ी हो गई, मुझे घेर विविधाएं भारी, और आंखों ही आंखों में रहकर हर सपने ने उम्र गुजारी। वाह तो इस नगरी का भोला सूरज चौराहे पर रास्ता भटका, जी। और तोड़ दिया विश्वास लहरे करके विद्रोह नौका तटका। क्या बात। शुक्रिया। तो जग वालों ने दे दी मुझको चहल पहल की ठेकेदारी, वाह पर मैं पतझर का पाला, इनको मुस्कान कहाँ से दूंगा, शंकाओं के हर कारण का समाधान कहाँ कहाँ से से दूंगा। दूंगा। जी कि बेगानों से जोड़ रही थी व्याकुल पीड़ा रिश्तेदारी, कितने निकट ने आया कोई रही सुहागिन सदा कुंवारी, और निभने पाई जब सपनों से मेहंदी वाले इन हाथों की, विद्रोह ने साख बेच दी सभी कुंवारी सी रातों की। तो हर एक अधर ने मुझे संवारा, चर्चा मेरा होता घर घर, और ताज चढ़ा मेरे मस्तक पर जब पीड़ा ने रचा स्वयंवर। वाह तो जग ने बहुत दिया है मुझको जिंदा रह पाने की खातिर, इनके ऐसे उपकारों को मैं सम्मान कहाँ से दूंगा, शंकाओं के हर कारण बहुत का। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंतिम पद है, पीड़ा जिसकी चरण चारणी, दर्द कर रहा मन पर शासन, बहुत कठिन लगता है मुझको ऐसे गीतों का प्रकाशन। जी कि कभी न झोली को फैलाया, चाहा कभी न जग से दान, वाह फिर भी दरवाजे पर दुनिया रख गई अर्थी का सामान। वाह क्या बात। तो जो कुछ आंखों ने देखा है वो तो केवल सपन नहीं था, अर्थी उठी जभी द्वार से मेरे शव पर कफन नहीं था। तो एक बात बता दो मुझको मेरे शव पर चलने वालों, मेरा कफन चुरा बैठे तुमको शमशान कहाँ से दूंगा, वाह शंकाओं के हर कारण का समाधान कहाँ से कहाँ से दूंगा। दूंगा। एक रचना है, जी ये कौमी यकजहती राष्ट्रीय एकता को समर्पित है। जी यहाँ झुकना है, वहाँ सजदा है, यहाँ शंख ध्वनि, वहाँ है अजान। तू पश्चिम में उसको ढूंढे, मैं प्राची में कर रहा ध्यान। वाह मैं वेद मंत्र का पाठ करूं, तू पढ़ायत कुरान खोल। वाह मैं रामकृष्ण का शहदाई, तू प्यारा अल्लाह नाम ही बोल। कि एक रंग तेरा मेरा है, क्या बात है, बहुत फिर कौन बड़ा है कौन लघुतर। वाह हिंदू जलते गढ़ते मुस्लिम, मट्टी मट्टी में क्या अंतर। कि तू खुदा नाम का मुतलाशी, मैं रामकृष्ण का विश्वासी, पर एक गगन के नीचे है तेरा काबा मेरी काशी। वाह क्या बात। कि हर खाक के जर्रे में बेशक तू खुदा का जलवा देख रहा, और सूर के कृष्ण कन्हैया संग मैं बाग तड़ाग में खेल रहा। क्या बात। मैंने सूत्र बताने का प्रयास किया है कि मैं पीर मनौती करूं उर्स में, तू तीरथ जा और कुंभ नहा। मैं मस्जिद में सजदा कर लूं, तू मंदिर में जा शंख बजा। वाह तो ये रास्ता यूं ही तय होगा, तू गीता ले मैं लूं कुरान। क्या बात। अंजील मेरे घर की इज्जत, शोभा तेरे घर की पुराण। क्या वाह तो तुम करो दुआ, मेरे मंदिर का स्वर्ण कलश बुलंद रहे, और मैं करूं याचना ईश्वर से, मस्जिद तेरी निर्द्वंद रहे। वाह वाह बहुत सुंदर। तो तू कर मंदिर का शिलान्यास, तू कर मंदिर का शिलान्यास, मैं मस्जिद के पाए भर दूं। वाह तू राम मूर्ति को नमन करे, सजदा रहीम का मैं कर लूं। वाह वाह शुक्रिया। कि भारत की पावन भूमि पर फिर ऐसा रस्म रिवाज चले, मैं ईद मुबारक कहूँ तुझे, तू होली पर लगे गले। वाह आखिरी बंद है, मेरा खास रंग है इसमें। ये झगड़ा और बढ़ाएं क्यों, इस दाढ़ी का उस चोटी का। ये झगड़ा और बढ़ाएं क्यों, इस दाढ़ी का उस चोटी का। मसला तो सबके सामने है,
अब रोटी कार पेटों का, क्या वाह। बात है। रोटी कार पेटों का। बहुत सुंदर। एक गीत की आज्ञा चाह रहा हूँ। जी। दोहराती थी जिन गीतों को तू मेरी तस्वीर उठाकर, सुना है मैंने उन गीतों की साख बिक गई बाजारों में। वाह। जब तुझसे कुछ कहना चाहा तभी शर्म से आंख भिगोली, और स्वयं समय ने अंकित कर दी तेरे माथे कुमकुम रोली। जी। इसमें तेरा दोष भला क्या, ओ पन की कली बेचारी, माली ने जिस हाथ थमा दी तू उन हाथों की ही होली। वाह। वाह वाह। तो भटके विवाह गीत गलियों में पीड़ा का श्रृंगार लिए, और कितनी साधे सिसक गई कागज के बंधन वारों में, सुना है मैंने उन गीतों की साख बिक गई बाजारों में। मन को कितना कहा प्यार ने, लाज शर्म के हैं क्या माने, किंतु सोच रहा था मनवा देगी दुनिया सौ सौ ताने, पर विधि ने भेज दिया है कैसी उलझन को सुलझाने, रास चाहते संग सांसों के कुछ तूफान जाने पहचाने। तो चाहा कितनी बार लाज के हर घूंघट की कोर उलट दूं, किंतु जगती थी मर्यादा टूटे फूटे संस्कारों में, सुना है मैंने उन गीतों की साख बिक गई बाजारों में। बहुत अच्छे। और मन बिक जाता तन की खातिर बिक जाती है माटी, अपनेपन के बीच आ गई एक पराई घाटी। बहुत सुंदर। हम सबको घेरे बैठी है नियति यहाँ सयानी, पीछे चलना अनजानों के है सांसों की परिपाटी। तो किस मन से स्वीकारूं सुनी राहों के वो आमंत्रण, डाल दिया पतझड़ ने डेरा हंसती हुई बहारों में, सुना है मैंने उन गीतों की साख बिक गई बाजारों में। बहुत अच्छे। अभी हम लोग वरिष्ठ कवि नरेश राजवंश जी को सुन रहे थे, और तीनों कवियों को सुनने के बाद इस गोष्ठी का संचालन करती हुई मैं रंजीता सिंह आपको अपनी कुछ कविताएं सुनाती हूँ। दुख में हंसती हुई औरत। अपने दुखों पर हंसती हुई औरत तीर सी आ चुपती है देवताओं के भाल पर और इंसानों के कपाल पर। अपने दुखों पर हंसती हुई औरत तीर सी आ चुपती है देवताओं के भाल पर और इंसानों के कपाल पर। औरत को सिखाए जाते हैं संस्कार दुख में रोने के, उनके रोने से ही समृद्ध होता है हमारा समाज। क्या दुख कह रहे में रोती औरत दुलराई जाती है, चुप कराई जाती है। रोती हुई औरत का दुख हरने आते हैं देवदूत, ऋषि मुनि और दुनिया के सारे भले लोग। पर दुख में हंसती हुई औरत पैदा करती है बड़ा बवाल। वाह। दुख में हंसती हुई औरत की हंसी होती है जैसे कोई बवंडर या कोई चक्रवात। खंडित होती है आस्थाएं, भग्न होता है दर्प, और दुदुम्बी सी उसकी हंसी आ गिरती है किसी गाज सी उन सभी कंधों पर जो चाहे अनचाहे उसके दुख के कारक थे। दुख में हंसती हुई औरत काली सी विहसती है और धर देती है पांव बहुत रिवाजों की छाती पर। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक और कविता है अदृश्य हुई औरतें। वही जो कल तक पढ़ लिख रही थीं, बोल रही थीं, इस दुनिया को अपने श्रम संघर्ष से कुछ और सुंदर कर पाने की जद्दोजहद में जुटी थीं। सब कुछ रचती, सुनती, गुनती वो ढेर सारी औरतें आखिर कहाँ गईं? धरती की आधी आबादी की तमाम प्रबुद्ध प्रखर औरतें आखिर कहाँ गईं? कहाँ विलुप्त हो गईं? किस पाताल में चली गईं? किस खोह में घुस गईं? कहाँ एकांतवास ले लिया? कौन से नए ग्रह पर बस गईं? हम में से किसी ने भी कोई सवाल नहीं किया। हमने सच में कभी पूछा ही नहीं कि विद्रोह के शंखनाद फूंकती वो तमाम जीवंत और जीवट औरतें कहाँ गईं? असल में सृष्टि के आरंभ से अब तक एक भयानक साजिश से घिरी रही है हम औरतों की दुनिया। यहाँ कुछ परम पिताओं के हाथ में है एक खास सत्ता, जहाँ दिखने और टिकने की है खास नियमावली। चरण वंदन और शीश नमन के बिना खारिज हो जाती हैं सारी प्रतिभाएं, सारा वैदुष्य। उस सृजन संसार में दाखिल होना भी एक अद्भुत कौशल है। आत्मसम्मान खोकर ही अर्जित किए जा सकते हैं उनके विशेष उत्तराधिकार।
ढेर सारी अच्छी और सच्ची कविताएं दम तोड़ देती हैं उनकी चौखट पर, बिना पढ़े ही सीधे सीधे खारिज कर दी जाती हैं, और इन ढेर सारी कविताओं की तरह नकार दिया जाता है उन औरतों का अस्तित्व जिन्होंने नहीं स्वीकारी उनकी सत्ता, उनका वर्चस्व, उनका प्रभुत्व। परम पिताओं के फतवों से वे अदृश्य हुई जाती हैं। कान लगाकर सुनो, सुनाई देंगी यही हम सबके बीच सिसकती आहें भरती, आकाओं के षड्यंत्र के राज खोलती अदृश्य हुई औरतें। ठीक से देखो, गौर से सुनो, अदृश्य हुई औरतें अब भी बुदबुदाती हैं अपनी मृत कविताएं, ठीक मर्सिया की तरह। वाह वाह वाह, एक और कविता है, स्वागत। स्त्री स्मिता का आका होना। वे नहीं भूल पाते अपना आका होना, वे नहीं भूल पाते अपना आका होना, हालांकि वे बेहद शालीन और बुद्धिजीवी लोग हैं। स्त्री स्मिता के घोर पक्षधर लोग हैं। ये वही लोग हैं जो औरतों को नई दिशा और दशा देना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो सदियों की परंपरा को अब बदल देना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो द्रवित होते रहे हैं सालों से हमारी दबी कुचली हैसियत पर। ये वही लोग हैं जिन्होंने खपा दिए जिंदगी के बरसों बरस हमारे विमर्श पर। ये वही लोग हैं जो एकदम से हमारे शुभेच्छु और सगे हो जाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे व्यक्तित्व को गीली मिट्टी सा गूंद देना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बनाए हैं अलग अलग सांचे कि हमें नए नए रूप में सिरज सकें। ये वही लोग हैं जो हमें बताएंगे कि हम नाप सकते हैं आसमान। ये वही लोग हैं जो हमें पतंग की शक्ल में देंगे खुला आसमान। ये वही लोग हैं जो हमें बचाएंगे किसी भी घात प्रतिघात से। ये वही लोग हैं जो हमें सिखाएंगे रेस में जीतने के हुनर। पर तभी जब हम में से कोई भी स्त्री गूंधे जाने के बावजूद नहीं ढल पाती इनके सांचे में या फिर आसमान में अचानक बदल देती है अपने उड़ान की दिशा, ये वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा तिलमिलाते हैं, बौखलाते हैं और त्योरियां चढ़ाते हैं। ये वही लोग हैं जो जारी करते हैं कोई नया फतवा या फरमान। ये वही लोग हैं जो बरसों से हमारी आज़ादी के नाम पर कर रहे हैं अपनी अलग अलग सियासत। ये वही लोग हैं जो कभी नहीं भूलते आका होना। वाह, सुंदर। तो ये कुछ कविताएं थीं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये काव्य गोष्ठी पसंद आई होगी। इस गोष्ठी में शामिल होने वाले सभी कवियों का हार्दिक आभार और सुनने वाले श्रोताओं का भी आभार।